गया था ना, वो तो ख़त्म हो गया था बेटा। मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड से स्टार्ट बाद में कुछ लोग और क्या बता दें 46 जब तक किसी को डाउट हो पूछ लो, 2-4 मिनट वही समझा दिया जाए। अच्छा दूर वाले लोग आ गए, पास वाले रह गए क्या जी? हैं 46 बेटा, 46 2 rods are joined end to end, ठीक है। एज वन फिर बोथ है तो क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 सेंटीमीटर, each is 1 meter long, ठीक। 1 rod of the copper with a resistivity of ohm into centimeter, the other देखो दिया गया बेटा कि आपको 2 रॉड हैं, 2 rods are joined to each end to end, so on both have the cross section area 0.1, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ईच ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, 1-1 मीटर लंबे रॉड है बेटा। दिया गया है वो कितना है आपका 1 मीटर लॉन्ग है। कैसे है 1 मीटर आपका लॉन्ग रॉड है, तो उस कंडीशन में अगर 1 मीटर लॉन्ग रॉड है आपका, कितना है 1 मीटर लॉन्ग आपका रॉड है, तो उस कंडीशन में दोनों का क्रॉस सेक्शन ये सेम ऐसे ज्वाइन करिए। एक रॉड ये है, दूसरा रॉड उतना ही लंबा है ये, ठीक। इनको हमने किसी सोर्स वोल्टेज से जोड़ दिया, ठीक। बोला क्या जा रहा है इसकी लंबाई भी 1 मीटर है, इसका लंबाई भी 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों सीरीज में जोड़ते तो क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू सेम रहती है। जब सीरीज में आप कनेक्ट करेंगे तो दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेंगे आपके सेम रहते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू आपकी क्या होगी सेम रहेगी, 1 मीटर ये 1 मीटर आपका ये, ठीक। तो हमें क्या निकालना है उसका रेजिस्टेंस निकाल लो यार, R = ρl/, ये है, और सीरीज में जाएगा तो R1 + R2 हो जाएगा, ठीक। तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी R की वैल्यू जो होगी वो R1 + R2 दोनों सेम जुड़े हैं, तो ρ1 L/A इसका भी है, ρ2 L/A क्या है इसका भी रहेगा, क्योंकि लेंथ और एरिया ऑफ सेक्शन दोनों के सेम है, ठीक। तो यानी कि ρ1 + ρ2 इनटू क्या L/A दोनों कॉमन हो गया, ρ1 की वैल्यू कितनी दी, मटेरियल सब सेम रहेगा, अलग-अलग मटेरियल सेम रहेगा। तो पहले का आपको दिया 1.7 × 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर, और दूसरे वाले को दिया गया है क्या 10⁻⁵ ओम इंटू सेंटीमीटर है, तो दोनों की वैल्यू को 10 या तो 5 में कन्वर्ट करें या तो 6 में, तभी आप ऐड कर सकते हो। तो 6 में जब कन्वर्ट करेंगे इसको भी पावर तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये है 1.7 × 10⁻⁻6 प्लस 10 × 10⁻⁻6 हो जाएगा क्या आयरन वाले का, ठीक। एल की वैल्यू लेंथ आपको 1 मीटर है, एरिया को मैंने 0.01 दिया है, ठीक। 0. कितना दिया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है, ठीक। तो इस केस में क्या करोगे बेटा, यहाँ से ऐड करोगे टोटल वैल्यू आ जाएगा कितने 11.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1/0.01, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में ऊपर प्लस तो आएगा 11.7 इंटू 10⁻⁻2 बचेगा, या आप इसको 1.17 इंटू 10⁻, इधर करेंगे तो -3 आ गया, इतना ओम आ गया बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और हमें क्या पूछा गया है, फाइंड क्या करना है, हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक। तो करंट हमें 1 एम्पियर चाहिए, आई कितना होता है बेटा V/R,
बी की वैल्यू आपको निकालनी है। आई की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1.17 × 10⁻³ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1.17 × 10⁻³ वोल्ट। अगर इसके टर्म में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन को आप देख लो कि जिस टर्म में दिया है उसको कन्वर्ट कर लीजिए आप। जैसे 0.117 डेसिमल आप हटाएंगे तो आपको अगर पावर को हटाना है तो डेसिमल तो डिजिट रह जाएगा, या 6 था ना और ये 5 था। पावर देख लीजिए, ये 10⁻⁻⁴ हुआ, 10⁻⁻, अरे यहाँ पे कितना हो गया, ये ऊपर गया तो 10⁻⁴ बचा, इधर गया तो 10⁻³ हो गया। ठीक, तो ये इतना ओम, 1 मिनट में यूनिट आप चेंज कर यूनिट आप चेंज कर लेना बेटा। यूनिट शायद सेंटीमीटर में दिया गया है। अच्छा, एक सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरा किस में है, यूनिट बदल लेना बेटा। यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो डाटा दिया है ना, ये डाटा आपको उसमें दिया है बेटा। रो की वैल्यू दिया गया है सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, क्या ओम इंटू सेंटीमीटर में, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। डाटा चेंज कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू अगर आपको क्या ओम इंटू सेंटीमीटर में है, ओम इंटू मीटर में बदलेंगे 10⁻⁸ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻⁸। तो यूनिट आप चेंज कर लेना। तो ये वैल्यू अगर बदलोगे तो 10⁻⁸, ये 10⁻⁸, और इसको मीटर में बदलेंगे। एक मिनट से हम बदल लेते हैं। आप डाटा चेंज कर लीजिएगा। डाटा लेंथ आपको 1 मीटर दिया गया है और एरिया आपका सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में है। एरिया यूनिट चेंज कर लेना। एरिया जो दिया है 0.01 मीटर स्क्वायर नहीं है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 0.01 × 10⁻⁴। इसको राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये यूनिट आपको चेंज कर, यहाँ पे डाटा आपने वो यूनिट नहीं केयर किया। यूनिट आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया एरिया का। तो एरिया का जब सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और जो आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया गया है उसकी वैल्यू 10 ओम इंटू सेंटीमीटर ये भी है। तो ओम इंटू सेंटीमीटर है तो रो की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। आपको पहला दिया है 1.7 × 10⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर दिया है, और जब ये पर सेंटीमीटर हुआ ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻। अगर इसको ओम इंटू सेंटीमीटर में दिया गया है, जैसे हम लोग लिखते हैं बेटा R = रो L/A। रो L/A क्या होता है, A होता है ना। तो यहाँ से जब करेंगे तो रो की वैल्यू आएगी R × A/ कितना, L। ठीक, तो ये वैल्यू जो आ रही है इसकी यूनिट जब लेते हैं तो ओम इंटू क्या, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे ना। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻6 है तो 10⁻⁸ हो जाएगा। R1 की वैल्यू इसमें करेंगे तो 1.7 × 10⁻⁸ हो जाएगा ओम इंटू मीटर। और रो 2 कितना होगा बेटा, 10⁻⁶ नीचे 10⁻- कितना 5 दिया गया है, इसकी वैल्यू 10⁻⁵ है। 10⁻⁵ है तो 10⁻⁵ इंटू 7 कितने 7 ठीक, तो ये ओम इंटू सेंटीमीटर है, मीटर में बदल कर 10⁻7 ओम इंटू मीटर आ जाएगा। अब यहाँ डाटा रखिएगा क्योंकि उसी वजह से डिजिट आपको पावर मैच नहीं कर रहा था। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1.7 × 10⁻8। और इसको अगर हम लोग 10 ऐड तभी कर सकते हैं जब पावर सेम हो, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁸ कितना 8। L की वैल्यू 1 है, एरिया आपको इतना मिला है 10⁻⁶ 10⁻- कितना 6। अब कंडीशन क्या होगा, इनमें से दोनों करोगे तो कितना हो गया 11.7 × 10⁻8 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻6 हो जाएगा ना। तो बचा हमारा कितना 11.7 × 10⁻2, इतना ओम आया। ठीक, इतना क्या आया आपका ओम आया। अब इसी को अगर आप पॉइंट में लिखना चाहिए तो 0.117 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक, और हमें निकालना था ये वैल्यू कितना IR I × R। I की वैल्यू 1 दिया है, R की वैल्यू 11.7 × 10⁻2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.7 × 10⁻2 ये इतना वोल्ट हुआ। और ऑप्शन में शायद पावर के टर्म में दिया है, पावर हटा दिया है, देख लेना अब पावर 1.117 वोल्ट दिया होगा। जब इसको पावर हटाओगे तो रेस्पॉन्स लेफ्ट में आ जाएगा 0.117 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब यूनिट देख लेना बेटा,
रखते समय यूनिट जो है आप ध्यान में रखेंगे, यूनिट जो है एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था और रो की वैल्यू ओम इंटू सेंटीमीटर में था, तो उसको मॉडिफाई करना था। ठीक है, पहले डाटा चेंज नहीं किया गया, इसलिए पावर मैच नहीं कर रहा था। डाटा तो मैच करता बट पावर जो था वो वेरी कर रहा था। ठीक हो जाएगा, ऑन कर दीजिए। ऑन है। अच्छा 10 मिनट चलेगा। चलिए ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट। और किसी क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ लो, टाइम है अभी, जैसे लोग आ रहे हैं, किसी का डाउट हो तो पूछ लीजिए तब तक। किसी का अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो क्या करिए, पूछ लीजिए तब तक। है जी, बहुत बहादुर है यार, डाउट है नहीं है तब तो कल 100 में 100 स्कोर होना चाहिए, 100%। क्यों देवी है ना भाई, अगर आपका डाउटलेस क्लास है, कोई डाउट ही नहीं है, सब आपको आता है, तो फिर तो 720 में 700 कितना 80 है, 60 बोनस जी। चलिए तो शुरू किया जाए बेटा। आज न्यू चैप्टर चलेगा। ठीक, लिखो नेक्स्ट। सर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप डाउट फालतू का है बना रहे हैं? नहीं बना नहीं क्वेश्चन था सर जी। 10 ओम दिया है, 10 ओम दिया है, 10 ओम दिया है, और यहाँ 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट दिया है। तो इसमें जी, इसमें जी, इसमें ए, तो इसमें वोल्टेज में इसको इधर वाली पूरी प्रॉपर्टी को V1 मान लीजिए, इधर वाली पूरी प्रॉपर्टी को V2, यहाँ पर I1, इधर को I2। तो V1 V2 और I1 I2 में रिलेशन पूछा था 2016-17 में। देखिए ये 10-10 है, ठीक, क्या है 10-10 है, तो 10-10 जब जोड़ोगे पैरेलल में है तो 5 हो जाएगा जी। यहाँ पर नापेंगे नहीं, तो आपको नापना क्या है जी में। आपको डाटा किसका पूछा, वोल्टेज पूछा गया है, करंट V1 V2 में रिलेशन पूछा, हाँ। I1 I2 में रिलेशन तो पूछा। बी आपको 10 वोल्ट दिया है। वो पूछ रहा था कि V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, कि V1 बराबर V2 ग्रेटर देन V1 जैसे। कहाँ लगाए हो ये पहले बताओ यार। यहाँ पर सकते 10 ओम और ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ जाके एमीटर ला गया, तो ये वोल्टेज नाप देगा और इधर आके करंट नाप देगा। वोल्ट मीटर वोल्टेज आपका है। हाँ, और यहाँ पर ई की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पर 10 दिया है, 10 वोल्ट है। ये पहला सर्किट हो गया। आप कुछ नहीं लगा है? नहीं, कुछ नहीं। ये वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है? गैल्वेनोमीटर जी है। तो गैल्वेनोमीटर क्या नापेगा, पोटेंशियल? वो डिफ्लेक्शन खाली शो करता है कि करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, उसमें वैल्यू कुछ नहीं नापेगा। तो इसमें वोल्ट मीटर होगा वो, अगर वोल्टेज पूछा होगा तो। और ये दूसरा कंडीशन ये है, और इसका ये बगल जी है। जी नहीं, भी होगा तो जी है, जी है। अब तुम क्वेश्चन तो लाना डाउट नहीं सर, हम एक सेकंड। 10, ये भी 10 ओम है, 10 ओम, 10 ओम, और इधर ये वोल्ट जो है B बराबर 10 वोल्ट है। और ये इधर वाला सारा कंडीशन V2, इधर वाला सारा कंडीशन V1। पूछा है कि V1 और V2, V1 बराबर V2 दे दिया है, I1 बराबर V1 V2 किसकी रीडिंग है ये तो बताओ तुम। पोटेंशियल डिफरेंस पूरा है कि यार कहाँ का रीडिंग दिया V1 V2 किसके बीच में दिया है? ये 2 केस दिया ना, एक केस ये है, एक केस ये है। अरे ये जो V1 है, ठीक है, ये रीडिंग किसकी है? पता नहीं, इसीलिए तो कह इसमें रहे हैं। पूछा तो ये सोल्यूशन में सर जी V1 बराबर V2 किया है और I1 बराबर I2 कर दिया है सर जी। तो फोटो खींचो फिर तो बैठ जाओ। V1 को हम V2 मान ले रहे हैं, लेकिन सर ये I सेम नहीं होना चाहिए, करंट तो बदल ही बैठो बैठो बैठो। V1 V2 जो है तब फिर उसके बाद लगाना। देखो तो इसके इसमें कई क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब राइट हैंड आगे भी आप देख लीजिए, एक रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। इसके थ्रू इन्होंने गैल्वेनोमीटर से बोल रहे हैं, बट वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर केवल करंट डिटेक्ट करके उसको कहता है करंट वहाँ से जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक। तो आप पहले क्लियर कर लीजिएगा, तो कई तो बताए नहीं तो क्लियर कर लीजिएगा। अब ऐसे बता देते हैं, ठीक। अगर जब बात करेंगे करंट की वैल्यू, तो पहले वाले में दोनों पैरेलल में होंगे, जब पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो करंट की वैल्यू भी इसमें I2 ज़्यादा हो जाएगा। हम
भी ठीक, ये जानते हैं इसमें तब ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा आपका करंट की वैल्यू रिलेटिवली कम रहे क्योंकि ये इसके थ्रू आपका जा रहा है। ये जो अगर इसमें गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा देंगे तब तो करंट यहाँ से पास होने लगेगा यार। ये यहाँ पे वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का आइडियल मानते हैं तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट लिया जाता है। तो जो भी करंट होगा यहाँ से पास होगा, तो यहाँ पे जो पास होगा तो V/I, ठीक, जो भी वोल्टेज आपको 10/10 क्या करंट के यहाँ पे वैल्यू रीडिंग 1 एम्पियर आएगी, यहाँ पे रीडिंग 2 एम्पियर आएगी, ठीक। और यहाँ पे जब हम लोग पोटेंशियल मेजर करेंगे तो ये पोटेंशियल इसके थ्रू इस वाले मेजर करोगे तो करंट हाफ हो जाएगा। जब करंट हाफ, ऐसे देख लो बेटा, वो गैल्वेनोमीटर नहीं है बेटा, वोल्ट मीटर है, तुमने गलत वहाँ पे बनाया है। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, ठीक। ये 10 वोल्ट यहाँ सप्लाई दी जा रही है, ये 10 ओम है, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें बतानी है, ठीक है। सेकंड आपका जो कंडीशन दिया गया है, दो रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है, ठीक। अभी बेटा 10 वोल्ट ही अभी है और ये कंडीशन है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ठीक। दोनों कितने हैं, 10 ओम के, ठीक। यहाँ पे क्या कंडीशन करोगे, अगर आप बात कर रहे हो, ठीक, ये जो करंट आपकी है, जो भी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो सिचुएशन क्या बनेगा, अगर ये वोल्ट मीटर है, अब ये आप कंफर्म करेंगे, देख लीजिए बच्चे, ठीक। वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर के बारे में जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हम आइडियल मानते चलते हैं। और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, अगर आइडियल है तो आइडियल वोल्ट मीटर कंसीडर करेंगे, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। और जब इनफाइनाइट होगा तो ना तो इस सर्किट से कोई करंट जाएगा और ना ही इस सर्किट से कोई करंट जाएगा, ठीक। उस कंडीशन में अगर सिचुएशन है तो जो भी करंट जाएगा वो यहाँ से पास आउट होगा, तो आपको यहाँ से करंट की वैल्यू निकालोगे तो पोटेंशियल आपका V है 10 कितना R की वैल्यू 10 दैट इज 1 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, जो डायग्राम आपने बताया उसकी गाड़ी बता रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे है तो यहाँ से भी कोई करंट पास आउट नहीं होगा तो ये करंट जाने वाला फिर अभी यहीं से पास आउट होगा। तो यहाँ पे भी जब आप निकालोगे तो I की वैल्यू 10/10 दैट इज 1 एम्पियर ही रहेगा। तब करंट की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, तो यहाँ से जो पोटेंशियल करंट 1 एम्पियर जा रहा है वोल्टेज है, तो यहाँ इसकी रीडिंग जो मिलेगी V1 की वैल्यू आपका आ जाएगा 10 वोल्ट, क्या जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर ये आइडियल इसी पोजीशन से जुड़ा हुआ है तब तो दोनों की वैल्यू बराबर मिलेगी, बट अगर इसकी पोजीशन यहाँ ना जोड़ के कहीं इधर जोड़ देंगे तो वैल्यू हमारा अलग मिल जाएगा। अब आप डाटा देख लीजिएगा कहाँ दिया गया, इसमें से जो आ रहा है V1 बराबर V2, I1 बराबर I2, वही तो यही जुड़ा हुआ है। यहाँ V2 की वैल्यू आ जाएगी, करंट यहाँ से सारा जा रहा है और वो भी करंट 1 एम्पियर है, तो फिर अगेन कितना मिल जाएगा 10 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर हो गया, मीटर नहीं जो आप बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो दोनों की रीडिंग सेम रह जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ से करंट आपके पास आउट ना यहाँ से जाएगी ना तो यहाँ से जाएगी, तो इसलिए टोटल करंट ऊपर वाले सर्किट से ही पास होगा, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल सेम लगाया तो करंट और पोटेंशियल का भी क्या रहेगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। चलिए साइन कर दो बेटा सभी लोग, किसका नहीं है। नेक्स्ट यूनिट डालिएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइए थोड़ी जल्दी से बता दो। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, कौन सा बेटा 59। एक क्वेश्चन आप देख लेंगे 59 नंबर के बुक का है। 2 to 20 वोल्ट 100 वाट बल्ब्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, ठीक। बोला गया 2 to 20 वोल्ट 100 वाट बल्ब है, तो 200 की रीडिंग जो वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट बेटा, और पावर दिए गए 100 वाट, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। ईच टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC सप्लाई। द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस रिस्पेक्टिवली। तो पावर ड्रॉन की वैल्यू कितनी होगी अगर सेम वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो, ठीक। देखिए भैया एक चीज क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करते समय ध्यान रखेंगे यूनिट सिस्टम का भी, आप यूनिट सिस्टम का भी क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, ठीक।
ये यूनिट सारे एक ही सिस्टम में दिए हैं या डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो आप पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, तभी रिजल्ट आपका क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक। तो क्वेश्चन है आपका, दो बल्ब हैं 220 वोल्ट और रीडिंग 100 वाट है, ठीक। एक बल्ब है और दूसरा बल्ब है, एक कॉम्बिनेशन है सीरीज में जोड़ा गया। अब यहाँ वोल्ट कर लें, जो वोल्टेज सप्लाई वो दे रहे हैं, वोल्टेज जो दे रहे हैं ये 220 वोल्ट का दे रहे हैं, 220 वोल्ट, और इनकी रीडिंग भी दिया गया है 220 वोल्ट 100 वाट, ठीक। ये भी 220 वोल्ट और कितने पे है 100 वाट। जरा सुनना बेटा, जब हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे ना, इसमें जोड़िए तब आपका इतना पावर देता, जब ये आपका क्या वोल्टेज 220 वोल्ट देते हैं। बट जब सीरीज में जोड़ोगे तो वोल्टेज तो डिवाइड हो जाएगा ना भाई। सीरीज में जो जोड़ेंगे ये रीडिंग 100 वाट का तब है जब आपका इनको 220 वोल्ट हम लोग सप्लाई देते हैं, तब उसके इसमें पावर आपका 100 वाट आता। अभी आप वोल्टेज 220 टोटल सोर्स का दे रहे हो ना, और ये सीरीज में है, जब सीरीज में होता है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, V/2 और V/2 हो जाएगा, और पावर की वैल्यू जो होती है V² कितना होता है, R के बराबर होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में जब वोल्टेज आपका आधा हो गया, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, ठीक। रेजिस्टेंस जब उतना रहेगा तो वोल्टेज जब आपका 110 का होल स्क्वायर अपॉन कितना R लेंगे, और पहले आपको 100 वाट इसको ले लेंगे P' मान लो, ठीक। P की वैल्यू जो आप देंगे तो P की वैल्यू इससे करेस्पॉन्डिंग करेंगे, तो ये 220 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 100 का, तो ये होगा 4 कितना हो गया 484 हो गया, ठीक। 48400 अपॉन 100, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 484 ओम आ गया। ये रेजिस्टेंस है, तो एक का पावर जो आप निकालोगे आधा हो जाएगा वोल्टेज, तो ये आ गया 1 to 1 आता है, क्या क्या वेक्टर होता है ना 00 अपॉन कितना 484, कितने से कटेगा बेटा, क्या बात जाएगा। रेशियो पूछा P1 P2 में ना, P1 P2 वो तो रेशियो पूछा है, लेकिन यहाँ पे पावर एक के थ्रू हमें पावर कितना मिलेगा, तो वोल्टेज की वैल्यू हमने क्या कर दिया, ठीक। ये 100 का ये हमारा क्या निकल गया, R की वैल्यू आ गई P²/P, तो 484 क्या रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे 12100 अपॉन कितना 484। अब यहाँ से डिवाइड करो बेटा, तो ये 100 अपॉन कितनी बार जाएगा 121 4 बार जाएगा, 4 से 84 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो कितना हो गया 25। यानी कि अब जो पावर यहाँ से जब सीरीज में जोड़ेंगे तो इस बल्ब का जो रेटिंग जो 100 वाट था, कितने वाट के बराबर काम करेगा वो 25 वाट, कितना हो जाएगा 25 वाट। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, कितना था 29। द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच, तो 25 वाट इसने और 25 वाट क्या करेगा दूसरा वाला बल्ब, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा सीरीज में, टोटल पावर 50 इन सीरीज। जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो 25 वाट इसका 25 इसका, तो हो गया बेटा 50 वाट डिक्रीज, कितना हो गया 50 वाट हो गया। और जब पैरेलल में जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे आप, पैरेलल में जोड़ोगे तो इन्हीं बल्बों को अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दीजिए, मान लो ये पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज आपका 220 वोल्ट आपने लिया है। याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है सेम। और जब वोल्टेज की वैल्यू बेटा सेम रहेगी तो उस केस में पावर क्या उतना ही मिलेगा, कितना मिलेगा 100 वाट ऊपर वाले थ्रो और 100 वाट किसके थ्रो नीचे वाले थ्रो। तो अब पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पे पावर जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये हो गया 100 वाट यहाँ वाला और 100 वाट क्या हो गया, तो टोटल पावर कितना हो गया 200 वाट। यानी कि जो सीरीज में जब पैरेलल में कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका टोटल पावर हो गया कितना 100 + 100 200 वाट, और सीरीज में कितना पावर मिला था आपको 50 वाट। तो ऑप्शन में 50 वाट है 200 वाट रिस्पेक्टिवली, पैरेलल में 200 और सीरीज में 50 हो जाता है। तो पावर क्या होता है सीरीज में घट जाता है, पैरेलल में क्या होता है बढ़ जाता है। इसीलिए जब हमें क्या कॉम्बिनेशन जो अपने घरों में करते हैं हम लोग, वो किस में किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है। इसी पे आपको क्वेश्चन एक हीटिंग डिवाइसेस में बताया गया था कि अगर कोई भी मान लो 1000 वाट का ठीक एक रूम एक वाटर हीटर है, वो अगर मान लो किसी गिवन अमाउंट ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 100 डिग्री तक पहुंचाने में मान लो अगर 20 मिनट लेता है, ठीक
वैसे ही आइडेंटिकल हीटर को अगर आप क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे तो समय घट जाएगा और सीरीज में जोड़ेंगे तो समय बढ़ जाता है। ठीक है, सीरीज में जोड़ने पावर आधा हो जाएगा तो आपको हीटिंग में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा, और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो पावर डबल हो जाएगा तो टाइम क्या रहेगा, कम। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट ये भी था। हाँ बेटा, और किसी का समझ गए, पकड़िए। और किसी क्वेश्चन है बेटा, जल्दी पूछना, पूछ ले, नहीं तो नया यूनिट शुरू किया जाए। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नया यूनिट स्टार्ट करें फिर। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट डालेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। अगली यूनिट आपकी हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, इसमें हम लोग को मेनली जो पढ़ना बेटा, ठीक है, सेमी कंडक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। किसके बारे में, सेमी कंडक्टर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जो मेटल होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो 3 कैटेगरी में बांटते हैं बेटा, एक कंडक्टर, एक सेमी कंडक्टर और एक कहलाता है इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। वन इज द कंडक्टर, अदर सेमी कंडक्टर और तीसरा हो गया आपका इंसुलेटर। 3 कैटेगरी बांटते हैं। तो उस केस में जो इजीली जिसमें से करंट आपका पास आउट हो जाता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, कंडक्टर। ठीक, जिसमें से क्या होता है, करंट पास तो होता है बट कैसा, जिसकी क्या जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, उसे कह रहे थे हम लोग सेमी कंडक्टर। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, मोस्टली 4th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं हम लोग उसकी स्टडी करते हैं एज सेमी कंडक्टर के फॉर्म में बेटा। और तीसरा आपका होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जहाँ पे कंडक्टिविटी 0 होती है, तो कोई करंट आपका पास आउट नहीं करता है। ठीक है, लाइक रबर हो गया, इस टाइप के जो ड्राई वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि हम लोग मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं या सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जब हम लोग मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। क्या लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ी सी का सुन लीजिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं वो काम करते हैं किसमें, कंडक्शन में। किसके लिए, मेटालिक कंडक्शन में। ठीक है, चार्ज कैरियर काम करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हम लोग लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लेते हैं तो वहाँ पे चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन चार्ज कैरियर किस आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो तो होता है इलेक्ट्रोलाइट आयनों में टूट जाते हैं, वो काम करते हैं एज ए चार्ज कैरियर, क्या कंडक्टर का काम करते हैं। ठीक, तीसरा आपका हो जाता है बेटा किसका, जब हम लोग बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स में, तो सेमी कंडक्टर्स में आपके जो कंडक्शन का काम करते हैं वहाँ 2 कंडीशन होता है, आप बांटेंगे पी टाइप और एन टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप में। ठीक, तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स, और जब पी टाइप का हम लोग स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स। तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आपका काम करते हैं यहाँ पे एज ए चार्ज कैरियर। ठीक, तो अलग अलग कंडीशन में हम लोग अलग अलग स्टडी करते हैं। तो पहले हम लोग बांट देते हैं सॉलिड को 3 कैटेगरी में कंडक्शन के बेस में। एक हो गया क्या, कंडक्टर, दूसरा हो गया बेटा इंसुलेटर, तीसरा हो गया सेमी कंडक्टर। ठीक, फिर ये जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, इसको हम लोग एनर्जी बैंड के बेस पे देखते हैं, एनर्जी गैप। एक आपको पढ़ाया गया होगा, कितने लोगों ने पढ़ा है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, कितने लोग पढ़े हैं, हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स कितने लोगों ने पढ़ा है 12th में या पीछे क्लास में जब भी आपने पढ़ा, सब पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना, और आता भी है। ठीक, चलिए देखिए, तो आपको वहाँ पे बताया क्या होता है एनर्जी बैंड्स। ठीक, कुछ याद आ रहा है, खड़े हो जाइए सर जी, कुछ बता दीजिए ज़रा, एनर्जी बैंड्स सॉलिड में क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं सॉलिड्स में। जब हम लोग बात करते हैं एनर्जी बैंड का तो क्या होता है एनर्जी बैंड, नहीं पढ़ा, अरे पढ़ रहा, रिवाइज कर दीजिए, अब वक्त कम घट रहे हैं, है ना। चलिए देखो, तो जब हम लोग बात करते हैं बेटा एनर्जी बैंड, कितने लोग बताएंगे, याद है किसी को, किसी को याद है बेटा, एनर्जी बैंड आपको पढ़ाया गया होगा, एक कंडक्शन बैंड, एक बैलेंस बैंड। ठीक, चलिए सुन लीजिए,
हैं। चलिए अभी बाइसिंग आगे की कहानी आएगी, फिलहाल अभी पहले सुन लो। देखो बेटा, जो कंडक्टिविटी होती है ना, इससे जो सॉलिड होते हैं हमारे, क्या जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड को हम 3 कैटेगरी बांट देते हैं। एक हो जाता है हमारा, ठीक है, कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर हमने कहते हैं जिसमें से बेटा इजली इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट आपके पास आउट होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या हो जाता है आपका पास आउट हो जाता है। उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, स्मॉल रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, हाई कंडक्टिविटी होती है, मतलब जिसमें आसानी से करंट आपका क्या करे, फ्लो करे। रेजिस्टिविटी की वैल्यू स्मॉल, कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई, उसे हम लोग कह देते हैं बेटा कंडक्टर। ठीक, और यहाँ पे जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक, रिस्पांसिबल जो फैक्टर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। ठीक, तो जो मेटेलिक कंडक्टर होंगे इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं कंडक्शन के लिए। ठीक, क्या रिस्पांसिबल फैक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हाई कंडक्टिविटी क्या पाई जाती है बेटा, हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है, हाई होती है। एग्जाम्पल में ले लो, बेस्ट क्या कंडक्टर कौन सा है, बहुत बार आ चुका है, सिल्वर। ठीक, और ऐसा ना कहना कि सोना महंगा होता है इसलिए सोना ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है बेटा वो सिल्वर होता है। Ag क्या होता है बेटा, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये सब फिलहाल कंडक्टर का काम करते हैं। बट हम लोग मेनली जो यूज करते हैं तो कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम तो ये हमारा ऐसे कंडक्टर का काम करते हैं। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे आपके, ठीक, कंडक्शन के लिए इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जो यूज़ किया जाता है एज ए कंडक्टर। अभी लिख लीजिएगा, समझ लीजिए पहले। दूसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई होती है बेटा। रेजिस्टिविटी क्या होती है, वेरी हाई, और कंडक्टिविटी वेरी लो होती है। मतलब जब इंसुलेटर की बात करेंगे तो यहाँ कंडक्शन शो नहीं कर रहा है, कोई पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से कंडक्टिविटी शो करता है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं। इनके लिए हाई या वेरी हाई कर लो, वेरी हाई क्या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी वेरी हाई होती है, एंड वेरी लो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी वेरी लो होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई होती है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल जब आप लेंगे तो क्या हो गया, प्लास्टिक, रबर, ETC, ये सारे आपके यूज में आते हैं, जिसमें इंसुलेटर के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में बेटा जो होता है वो आपके पाए तो जाते हैं, वैसे क्या फ्री फॉर्म में तो कोई नहीं पाया जाता है इलेक्ट्रॉन वहाँ भी, इसलिए कहा जाता है 0 डिग्री पे आपका सेमी कंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर, एट 0 डिग्री सेमी कंडक्टर आल्सो बिहेव्स एज इंसुलेटर। अभी आगे समझाएंगे तो बताएंगे रीजन क्या होता है। जो सेमी कंडक्टर हम लोग मेनली पढ़ते हैं बेटा टेट्रावैलेंट यानी कि 4th ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं। मेनली स्टडी सिलिकॉन और जर्मेनियम की अपने यहाँ होती है, किसकी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो काम करते बेटा ऐसे क्या, हम लोग उसकी स्टडी करते हैं सेमी कंडक्टर के फॉर्म में। तो दोनों ही हमारे वैलेंसी कितनी होती है, इनकी 4 होती है। दोनों टेट्रावैलेंट होते हैं, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, इसीलिए 0 डिग्री पे बोला जाता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो कोई भी आपका फ्री नहीं होगा कंडक्शन के लिए। जैसे आपके पास 2 हाथ दिए गए हैं, दोनों बात दिए जाए तो किससे मारोगे दूसरे को, ना तो मार पाएंगे ना ही क्या दोस्ती कर पाएंगे, दोनों चीज़ें हिंडर्ड हो जाएगा। तो उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, कोई फ्री नहीं है मोशन के लिए, इसीलिए 0 डिग्री पे कंडक्टिविटी 0 बोली जाती है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग राइज करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बेटा कुछ क्या हो जाता है, ब्रेक करता है। कोवैलेंट बॉन्ड की क्या हो जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है।
इसीलिए थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी ये शो करते हैं, इसीलिए पुअर कंडक्टर हम लोग कह लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ये दोनों ही मेटल और इंसुलेटर के बीच में पाया जाता है। मतलब इनके लिए कंडक्टर अगर हम लोग कंडक्शन में कहेंगे, लेकिन वो भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप का, एक इंट्रिंसिक होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक में मतलब जिसमें कोई प्योरिटी नहीं मिलाई गई, प्योर सेमीकंडक्टर को कहा जाता है इंट्रिंसिक। अब आपने हिंदी में जो भी पढ़ा हो, क्या पढ़ा है हिंदी में बेटा? हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा, निज अर्धचालक, ठीक, और वह अर्धचालक इंट्रिंसिक को निज और ठीक। एक्सटेंसिक में मतलब जिसमें इम्प्योरिटी हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसी को हिंदी में शायद वाय अर्धचालक कह देते हैं। ठीक है, जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स होती है, ठीक है, उसे एक्सटेंसिक कहेंगे, और जिसमें प्योर फॉर्म में होता है उसे इंट्रिंसिक कहते हैं। ठीक, तो इंट्रिंसिक में फिलहाल 0 डिग्री पे वो बिहेव करने लगते हैं एज ए इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, उसकी वजह से वहाँ पे आपका क्या कंडक्टिविटी स्लाइटली शो करते हैं, वो भी पुअर। ठीक, अब कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब बाहर से आपके क्या पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट जो इम्प्योरिटी होता है उसको उसमें मिक्सअप कर दिया जाता है। ठीक, तो उसके बेस पे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर आप क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं उसे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी, ठीक, वो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बोथ लाई बिटवीन किसके, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले लीजिए, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ETC का, फिर आप लोग सिलिकॉन जर्मेनियम स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये केस आपके होते हैं, इसे कह लेते हैं हम लोग क्या बेटा, कौन सा, सेमीकंडक्टर कह लेते हैं। तो सॉलिड को 3 कैटेगरी बांट लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एनर्जी बैंड के बेस पे एक्सप्लेन किया जाता है बेटा। एक आपने पढ़ा होगा कंडक्शन बैंड और एक बार पढ़ा होगा बैलेंस बैंड। देखो, जब मेटल की बात करते हैं यानी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के या तो ओवरलैप होते हैं या तो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों या तो बेटा ओवरलैप करते हैं, क्या करेंगे, या तो ओवरलैप करते हैं या तो फिर क्या होते हैं, एक दूसरे के टच में होते हैं। तो थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका, शिफ्ट करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। मतलब कोई भी का जो मटेरियल है बेटा वो कंडक्टिविटी तभी शो करेगा जब उसके बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, तब तो वो कंडक्टिविटी शो करेगा, और अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो कंडक्टिविटी वो शो नहीं करता है। अब जब हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, मान लो इसे हमने ले लिया कंडक्शन बैंड और इसे ले लिया बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ठीक, कंडक्शन बैंड है। तो ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं ये दोनों, ठीक है, या तो जब हम लोग किस में बात करेंगे, कंडक्टर में, तो या तो ओवरलैप्ड होंगे, जैसे देखो यहाँ पे हमने इतना ओवरलैपिंग दिखाया है, ये हमने ओवरलैपिंग दिखाया है, या तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, ओवरलैप्ड होंगे, या तो एक दूसरे के टच में होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं। जब कॉन्टैक्ट में होंगे तो उस कंडीशन में थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस, बैलेंस बैंड जिसमें नेचुरली इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस बैंड। अरे केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, हमेशा कंडक्शन में बैलेंस के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिस एनर्जी लेवल में पाया जाता है उसे हम लोग इसका बैलेंस बैंड है। ठीक, तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करते हैं और कंडक्टिविटी शो करने के लिए इनको जंप करके कहाँ जाना होता है, कंडक्शन बैंड तक जाना होता है। अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप है तो थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो तुरंत बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे। यानी कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। अगर इनके बीच में आपका क्या है, ठीक है, थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, क्योंकि एनर्जी गैप 0 होता है।
या तो ओवरलैप होते हैं या तो जीरो होता है। तो जरा भी पोटेंशियल आप लगाओगे तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इसीलिए शो करने लगते हैं। जब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की, किसकी बात करेंगे? इंसुलेटर की बात करते हैं। तो जो इंसुलेटर होते हैं वहाँ पे एनर्जी गैप की वैल्यू लार्ज होती है। क्या होती है बेटा? एनर्जी गैप की वैल्यू बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी गैप की वैल्यू लार्ज होती है। लार्ज होने की वजह से इतनी एनर्जी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से बैलेंस बैंड से शिफ्ट होके कहाँ तक पहुँच पाए, कंडक्शन बैंड तक पहुँच पाए। इसीलिए वो आपका एज ए इंसुलेटर की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। उनका जो बिहेवियर होता है वो एज ए इंसुलेटर की तरह होता है। रीजन क्या होता है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए, यानी इसमें जो हम लोग देखते हैं ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया बैलेंस बैंड। अब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए यहाँ पे एक एनर्जी गैप मिलता है और जो ये एनर्जी गैप होता है आपको ग्रेटर देन लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आता है। ठीक, तो उस कंडीशन में थोड़ा डाटा अलग अलग रूपों में आपको मे बी डिफरेंट मिले, बट आपको जो वैल्यू मिलती है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इतनी एनर्जी यहाँ से नहीं हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, तो कि वो इलेक्ट्रॉन जब तक के बैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच पाए, कंडक्शन बैंड। इसी वजह से काम करते हैं एज इंसुलेटर। ठीक, तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। जब हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है इनके बीच में एनर्जी गैप तो होता है बेटा, थोड़ा सा इनके बीच एनर्जी गैप पाया जाता है, एनर्जी गैप होता है। बट जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है ना वो रिलेटिवली स्मॉल होता है। रिलेटिवली क्या होता है? स्मॉल होता है। अलग अलग जो हमारे क्या हैं सेमी कंडक्टर हैं उनके लिए वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं तो सिलिकॉन के लिए वैल्यू और भी कम होती है, जैसे सिलिकॉन से जर्मेनियम की और कम होती है। जर्मेनियम के लिए वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये जो एनर्जी गैप होता है यहाँ पे Eg, ये यहाँ पे Eg की जो वैल्यू होती है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम लोग बात करें फॉर क्या जर्मेनियम सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए जो वैल्यू आपकी आती है ये अबाउट आपका एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कितना? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इनके बीच का एनर्जी गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए जब लेते हैं तो लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेन हमारे ये आते हैं। बाकी कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के लिए जब लेते हैं तो ये वैल्यू लगभग 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक, आप अगर क्या और दूसरे अगर मिक्स हमारे जो एज ए काम करते हैं क्या सेमी कंडक्टर, उनके लिए वैल्यू इससे ज़्यादा होती है। तो अगर कहा जाए तो मेनली क्योंकि हमें स्टडी करनी होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इनके बीच एनर्जी जो गैप होता है ठीक है उसकी वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ले जर्मेनियम, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है। तो जब हम लोग 0 डिग्री पे लेते हैं तो इतनी एनर्जी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों के पास नहीं होती कि जब करके इतनी भी क्या करे गैप को कूद पाए। जैसे आप अभी हम खुदाए 2-4 मिनट कूद ही जाओगे, कूद जाओ कि नहीं? लॉन्ग जंप कभी किया जिंदगी? कब? LKG PUKG? चलिए ठीक। तो हम लोग अगर कुदाया जाए तो कुछ ना कुछ कूद जाएंगे, बट अगर ऐसे पर्सन कुदाया जाए जो खड़ा नहीं हो सकता है तो कूद पाएगा क्या? नहीं कूद पाएगा ना। तो जब हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो इनके पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि यहाँ से जम करके यहाँ तक ये पहुँच पाए। ठीक, इसलिए उस टाइम पे काम करता है एज ए इंसुलेटर। लेकिन जब टेम्परेचर राइज किया जाता है क्या करते हैं हम लोग? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एनर्जी थोड़ी बढ़ती है। उस बढ़ने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो यहाँ से जम करके कहाँ पहुँच जाएंगे? कंडक्शन बैंड तक पहुँच जाते हैं, जो आपका किसके कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू राइज की जाती है वैसे वैसे आपका यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है आपकी इंक्रीज करती जाती है। बात समझ में आ गया? तो ये तो कहानी हो गई हमारी क्या होता है। अब दूसरी चीज़ें होता है बेटा कि जो आपका यहाँ पे जब देखते हैं ठीक, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, एक तो होता है कि उनकी कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आसानी से करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक, दूसरी चीज़ आपकी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों के नंबर पे भी डिपेंड करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, क्या हुआ जी? सो रही है? अरे सुनते रहो, ये कहानी बड़े काम की है ना। ठीक, अभी ऐसा नहीं कि पंडित जी कथा सुना रहे थे जबकि बात करें। ठीक, अभी फिजिक्स का कथा है, ठीक है, तो सुने रहेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक,
तो उस केस में क्या होगा, जिनके पास नंबर ऑफ फेयर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेयर इलेक्ट्रॉनों की जितनी ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू वहाँ पर उतनी ज़्यादा होगी। जैसे हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं ना, तो कंडक्टर्स में बेटा डिफरेंट कंडक्टर्स हैं। अभी ऐसे जैसे हमने देख लिया, बोला गया कि सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है ज़्यादा होने का रीजन क्या होता है, एक तो इनके बैंड्स ओवरलैप्ड होते हैं, दूसरी चीज़ है इनके जो बैलेंसर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली लूज कर देते हैं। बैलेंसर के इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो जितना ज़्यादा फ्री रहेगा उतनी ही कंडक्टिविटी क्या करेगा, ज़्यादा शो करेगा। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वो कंडक्टिविटी क्या करेगा, ज़्यादा शो करेगा। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं क्या होगा। ठीक, हाँ भैया, क्या चीज़, अरे शो क्यों नहीं करता है, गोल्ड में है कंडक्टर में ये भी कंडक्टर है, आप दूसरे कहते हैं गोल्ड नहीं करता है, मतलब इससे कम क्यों करता है, सिल्वर से कम, वही तो मैं पढ़ा रहे थे, पता नहीं कम मुस्कुरा रहे हैं, उल्टा खड़ा कर देता हूँ लोगों को, मुस्कुरा रहा है, मतलब हम समझा रहे थे दोनों में तो मिलकर मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्या, हाँ क्या स्टोरी चल रही है तब। ठीक, अरे हम एवॉइड करते पहले 2-1 मिनट, तो उसके बाद बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं मुस्कुराते रहिए, हैं मुस्कुराइए, लेकिन जब टाइम दिया जाता है मुस्कुराइए। अब समझाया जा रहा है तो मुस्कुरा रहे हैं, पूछा जाता है तो पता लगता है, अच्छा देखते हैं। चलो देखो होता क्या है बेटा, अभी वही समझा रहे थे, जो पॉइंट आपने पूछा वही समझाया कि अलग अलग मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है, अलग अलग होने के जो रीज़न होते हैं, एक तो हो गया उनके बीच का एनर्जी गैप। ठीक, अगर एनर्जी बैंड्स आपस में ओवरलैप्ड हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा उनके जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस है वो कितना इजीली क्या होंगे, फ्री है मूव करने के लिए। भाई आपके जेब में पैसा है, अब हाथ से पकड़ के रखे हो, भाई साहब छीनना चाहते हैं तो आसानी निकाल पाएंगे क्या, इनके ऊपर पॉकेट में रखे हैं, जैसे हाथ लगाए तो निकल गया, तो है तो, लेकिन कौन इजीली दे रहा है। जैसे अपने यहाँ भिखारी आते हैं मांगने के लिए, बट वो कहने के लिए भिखारी होते बड़ा पैसा रखते हैं। ठीक, तो भिखारी मांगने के लिए आते हैं, तो कुछ घरों में आते हैं, वो गेट बजाते रहते हैं, घंटे बजाते रहते हैं, कोई निकलता नहीं है, फिर चले जाते हैं। कुछ आते हैं उनको जल्दी से मिल जाता है, कुछ आते हैं पहले कहते हैं अच्छा थोड़ा बजा लेंगे तो तब निकलते हैं, तब निकलते हैं। तो ऐसा थोड़ी नहीं जिसने गेट खोला ही नहीं उसके यहाँ पैसा नहीं है। ठीक, उसकी टेंडेंसी देने की नहीं थी। ठीक, तो वैसे ही मटेरियल होते हैं जो जितना ईजिली जिनके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे डोनेशन के लिए या मूवमेंट के लिए, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो ज़्यादा सॉलिड है वो कम करेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होता है। सॉलिड होना अलग कैटेगरी है, वो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। हमारे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग फैक्टर्स होता है, वो उसकी कंडक्टिविटी को डिनोट करता है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। क्या कह रहे हैं, पानी भी तो तब तो हवा पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए यार। भाई आपका कॉन्सेप्ट अगर फॉलो किया जाए तो एयर तो सबसे ईजिली कंडक्टर का काम करें, जबकि वो नहीं करता है। ठीक, ये देखो जो मॉलिक्यूल होते हैं, सुन लो बेटा थोड़ा सा, इन्होंने पूछ लिया केमिस्ट्री का रिलेटेड चीज़ है, बट बताते हैं भैया। ठीक, होता क्या है ना, कंडक्टिविटी जो होती है हर एटम के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन पे डिपेंड करता है, कितना आसानी से वो उसको मूव कर सकता है। और मॉलिक्यूल की जो सॉलिड होता है ना, वो जो करस्पॉन्डिंग यानी जिन पार्टिकल से मिलके वो बना है उनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। मतलब एक मॉलिक्यूल, जैसे आप दो लोग हो, ठीक, अब आप दोनों लोग को अगर खींच के निकालना हो तो दोनों कितना टाइटली बॉन्डेड है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपसे खाली हमें कोई चीज़ छीनना हो तो वो आपके पावर पे डिपेंड करेगा ना। ठीक, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो उस एटम की प्रॉपर्टी है कि अपने इलेक्ट्रॉन को कितना वो टाइटली या कितना फ्रीली उसने बाइंड कर रखा है, और आप इनसे जुड़े कितने हो ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नहीं तो उस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग तो गैस सबसे ज़्यादा कंडक्टर होना चाहिए था। ठीक, समझ गए। चलो, तो कुछ लिखना भी शुरू किया जाए तो हम लोग खाली आज कहानियाँ करते रहेंगे, है ना। तो ऐसा कर लीजिएगा, लिखा है, अरे रुक जाइए तो छापने बड़ी तेज़ हो यार। ठीक, क्या लिखे हो, अभी कुछ नहीं लिखा ना, लिखिए आप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, बिना वैसे हेडिंग के वैसे लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी
On the basis of conductivity, solids are divided in. On the basis of conductivity, solids are divided in following types. ऐसे आप लिख पाओगे बेटा, और आप लिख लीजिए। अभी बैंड वाला बात करना, बैंड वाली कहानी भी अलग होता है। ऐसे 3 पार्ट में आप लिख लो, ऐसे लिखना नोट कर लो, थोड़ा सा आपको एक डाटा मिल जाए क्या होता है। सर जी सेमीकंडक्टर के बाद फिर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाँ बेटा, सेमीकंडक्टर के बाद फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन वो होंगे, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर 0 डिग्री पे लेंगे तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, सारे बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाते हैं, यानी पार्टिसिपेट कर जाते हैं। बट चूँकि बॉन्ड वीक होता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू राइज करते हैं वैसे वैसे वो ब्रेक करते रहते हैं। ठीक, किसका साइन नहीं हुआ बेटा? आप पूछिए। हो गया? हाँ बेटा, हाँ ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये छोड़ दिए नोट कर लीजिए। और थोड़ा भी ये मेहनत और बढ़ा दीजिए, वो लास्ट टाइम चल रहे हैं जो आपके रिजल्ट को, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना एफर्ट करिए। अब ये ना दिन आप करिए कि फिर पढ़ेंगे। हाँ जी, तो प्रेशर आएगा, तो प्रेशर आएगा, एग्ज़ाम आएगा तो प्रेशर आएगा ही। ठीक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना कर लीजिए। ठीक, कंडक्शन बैंड अभी रुक जाइए, अभी एनर्जी बैंड लिखाएंगे तब लिखिएगा। ओके बेटा, जल्दी करो। कर लिया? नहीं दिख रहा तो पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, देखो अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी बैंड्स में। एनर्जी बैंड में पहले पढ़ेंगे बेटा बैलेंस बैंड, दूसरा होता है हमारा कंडक्शन बैंड। देखो जब बात करते हैं एनर्जी बैंड का मतलब जो भी एटम्स हैं, देखो अगर एटम की हम लोग बात करते हैं तो एटम में आपने बेटा सेल पढ़ा होगा, तो जो न्यूक्लियस के पास होता है, खड़े हो जाओ भैया, जो न्यूक्लियस के पास होगा सबसे क्लोजेस्ट जो ऑर्बिट होती है उसमें एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होता है कि जो फारदेस्ट ऑर्बिट होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। पता है? श्योर? हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट जो ऑर्बिट होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, या उस एटम के लिए जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के पास वाले ज़्यादा होती है। जी सर, पास वाले ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी सर, पास वाले ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, पास वाले, ये पास वाले हैं जी।
पास वाले, अच्छा पास वाले हाथ उठा दो, ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो हाँ चल एटम की जो न्यूक्लियस और सराउंडिंग ऑर्बिट है तो बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सर जी क्लोजेस्ट ऑर्बिट सर जी आप गए बोल रहे हैं हाँ हाँ जी सर जी जो सबसे लॉन्ग रहेगा वो उसमें ज़्यादा नहीं रहेगा, पास वाले में कम। बैठिए वो पढ़ते गलत हैं, पहला वाला सही माना दूसरा वाला सही? दूसरा न्यूक्लियस के जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट होती भी है उसकी एनर्जी सबसे स्मॉलेस्ट होती है। नेगेटिव में होता है हाइड्रोजन एटम के लिए पड़ा -13.6 n²/z है, पड़ा है ना। उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक तो सर उसमें जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए ना फैक्टर ऑर्बिट में, क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। अट्रैक्ट होगा साहब, ठीक है, तो आसानी से निकलेगा कि मुश्किल से निकलेगा? सर जी जब किसी को ज़्यादा एनर्जी देते तो एक्साइट होकर अपने ऊपर वाले में जाते जी। उसी कंसेप्ट हाँ उसी कॉन्सेप्ट का बुद्धि लगा लिया एक ठो। आप जब किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ठीक। तो जब ऊपर जा रहा है इसका मतलब ऊपर जाने में एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही है घट रही? बढ़ रहा भाई अगर एनर्जी जो है जब आपने दिया तब ऊपर गया ना, इसका मतलब अपर जो दूसरा जो आउटर सेल है उसकी एनर्जी इनर वाले से क्या है ज़्यादा है, तभी तो कूद के वहाँ गया। और जब लौट के वापस आता है तो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक। तो जो एनर्जी आपकी होती है किसी एटम का जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट होती है उसकी सबसे कम और जो फारदेस्ट ऑर्बिट होती है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। आपको एनर्जी लेवल बताया गया होगा, सर ने बताया होगा, ठीक। थोड़ा याद रखा करो यार, बुद्धि लगा के पढ़ा करो, खाली रटते हो सब लोग, हाँ है ना, बुद्धि है ना सबके पास? कितने लोग पास नहीं, हाथ उठाओ, हम अभी बंटवाते हैं तो उसको। कोई ऐसा है जिसके पास बुद्धि नहीं हो? हाँ सबके पास है ना, देखो कोई नहीं कह रहा है कि मैं पागल हूँ, हैं सब बुद्धिमान है लेकिन लगाते एक पैसे का नहीं है, हाँ ठीक। हमेशा एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, ठीक। अब मत कहना, ठीक, निगेटिव में घटती है, इसका मतलब नेट वैल्यू क्या होता है, बढ़ती है। अरे बैंक से 50 लाख लोन लिया था, 30 लाख दे दिया, तो पहले की तुलना में अमीर हो गए कि गरीब? पहले की तुलना में 50 लाख निगेटिव में थे, अब 20 लाख निगेटिव में बचे हुए हो, तो इसका मतलब पहले की तुलना में अमीर हो गए, ठीक। अब पूरा दे दिया तो वहाँ अमीर हो गए, है ना। चलो ठीक। फिर यार जब हमें आयनाइज करना होता है तो क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट में या किसी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है उसी के बराबर हमें पॉजिटिव देना होता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। चलिए फिर आप केमिस्ट्री में पढ़ डालिएगा, फिर से दोबारा देख लीजिएगा एक बार, ठीक। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, अरे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे पढ़ाएंगे जी? तो कह रहे सर उसे जो पढ़ा तो पढ़ा देना चाहिए था, हम बताओ। हाँ क्या देना, हमारा बिजनेस वाले सर केमिस्ट्री वाला नहीं आता है। चलो ठीक। तो हम लोग कह रहे थे क्या, जो एनर्जी होते तो एनर्जी बैंड की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एक बैलेंस बैंड, दूसरा क्या पढ़ते हैं, कंडक्शन बैंड। तो लीजिए एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड हो गया। देखो फिर हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे बेटा वो एक बैलेंस बैंड पढ़ेंगे, दूसरा क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड पढ़ेंगे, ठीक। तो लिखिएगा, पहला एनर्जी बैंड में फर्स्ट लिखेंगे हम लोग बैलेंस बैंड,
बैलेंस बैंड, VALENC बैलेंस बैंड, VB से दिखाते हैं, VB बैलेंस बैंड। The energy band found by a series of energy levels formed beta FORMED formed by a series of energy levels containing valence electron series of energy levels containing valence electrons is known as valence band, आगे लिखिए, this band is always filled with electrons, इसी बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक, filled with electrons, हो गया। आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू electrons present in this band, electron present in valence band कर दो, no flow of current due to electrons present in valence band, यानी जब तक वो valence band में है तब तक उसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, जब तक कहाँ नहीं पहुँच जाएंगे वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँचेंगे, मतलब कंडक्शन बैंड में पहुँचने के बाद ही वो कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जब तक नहीं पहुँचेंगे वैलेंस बैंड में चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक, वो कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आगे लिखिएगा, देखिए नेक्स्ट लाइन से, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल which can be occupied by an electron in balance band at 0 Kelvin by an atom in balance band at 0 Kelvin is called Fermi level, उसी को टर्म देते बेटा फर्मी लेवल कहा जाता है, 0 Kelvin is called Fermi level, FERMI, उसी को फर्मी क्या कहते हैं बेटा, लेवल कह देते हैं, ठीक है, अलग अलग आपका लेवल्स जो आपके होते हैं उसी को टर्म देते हैं फर्मी लेवल। नेक्स्ट लिखिए कंडक्शन बैंड, CB कंडक्शन बैंड, लिखिए कंडक्शन बैंड जो होता है बेटा हायर एनर्जी लेवल बैंड कहलाता है। लिखिए द हायर एनर्जी लेवल बैंड is called the conduction band, देखिएगा this band is partially filled by the electrons, and it is also called empty band, of minimum energy,
अब देखो अभी ऊपर वाले में लिखा था बेटा बैलेंस, इसमें बैलेंस बैंड में उनके इलेक्ट्रॉन करंट से फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? करंट के फ्लो करने के लिए। तो कलर पेन से एरो लॉ के नोट कर लीजिए। द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, एरो लॉ नोट करना देखना से बेटा, या कलर पेन होगा तो चेंज कर लीजिएगा। द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हो गया। एंड करंट फ्लो ड्यू टू, एंड करंट फ्लो ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, करंट फ्लो ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, करंट फ्लो ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट का क्या होता है बेटा? फ्लो होता है। करंट फ्लो ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के किसके करने फ्लो कराने के लिए। जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक। तो जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तब करंट फ्लो करता है। जैसे अभी दिखाया था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ है तो हमेशा सारे इलेक्ट्रॉन के आईसी में हमारा कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं तो फिर वो कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। यहाँ एनर्जी गैप लार्ज होता था तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक पहुँचते ही नहीं, इसीलिए एज ए इंसुलेटर का काम करते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, एनर्जी गैप कम है लेकिन इतनी कम नहीं है कि विदाउट आपका पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर राइज करे आपका क्या करे, कनेक्टिविटी को शो करे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी होती है। आगे लिख लीजिए तो उसके बाद फिर बना लीजिएगा वही नीचे छोटा छोटा। बैंड गैप भी लिख लो, इसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है बेटा। डेल्टा EG से दिखा देते हैं। बैंड गैप डेल्टा बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप लिख ले सर जी, तो बना ले। हाँ बेटा बना ले, अथवा चलिए उसके बारे में तो इसको बनाइए। फॉरबिडन FORBIDDEN फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसी को डेल्टा EG से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, ठीक। BIDDEN FORBIDDEN फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक। लिखिएगा द एनर्जी गैप बिटवीन, एनर्जी गैप बिटवीन लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप कह लेते हैं, इज कॉल्ड बैंड गैप, ठीक। डेल्टा EG की वैल्यू होता है बेटा EC माइनस EV। अगर हम डेल्टा EG लिखें, डेल्टा EG की जो वैल्यू होता है EC माइनस EV। अब जरा सा एक पॉइंट हमने वहाँ लिखा है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पे पूछा गया है। जैसे आपको बोला गया ना ये बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। तो जो हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप लेते हैं बेटा, जैसे बैलेंस बैंड ये हर एक ही नहीं है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं इनके, ऐसे इनकी भी एनर्जी लेवल क्या होती है अलग अलग होती है। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी है कौन वाली, ऊपर वाली है, ठीक। और कंडक्शन बैंड की जो सबसे नीचे वाली एनर्जी लेवल है उन दोनों के बीच के गैप को हम लोग कह देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक। बैलेंस बैंड का मैक्सिमम और कंडक्शन बैंड का मिनिमम, ये दोनों का जो अंतर होता है वो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप कहा जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी आपसे एक बार बना के पूछा गया था, ठीक। तो कभी कभी जब डीप में जाते हैं तो घुमा देते हैं फिर, ठीक है। तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम, यानी कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी लेवल और बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहेंगे, ठीक।
समझ गए ना? जी सर। अब अगर आप दिखाना चाहें, हाँ बेटा, अब दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा लीजिए। ये किसके लिए था, या तो पॉइंट करके ऐसे कॉलम बनवा देते, बाकी प्रॉपर्टी भी यहीं पे हो जाएगी। ठीक, ऐसा करिए, रुक जाओ बेटा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्या, जो सॉलिड्स हैं उनके लिए, तो यहीं पे कॉलम बना लो तो और भी प्रॉपर्टी लिखा देंगे, उसी में हो जाएगा। ठीक, हाँ 3 कॉलम बनाइए, बना लीजिए, उसी में इसको बना लीजिएगा। अभी जब बनाइए तो उसी में हम और प्रॉपर्टी लिखा देंगे ना। तीन नहीं 4 कॉलम बनाइए, 4। पहले प्रॉपर्टी लिखिएगा, एक में आपका कंडक्टर, दूसरे में इंसुलेटर, तीसरे में सेमी कंडक्टर। 4 कॉलम बनाइए, 4। अरे प्रॉपर्टी भी लिखना पड़ेगा ना, कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले। चलिए पहले वाले में लिखेंगे बेटा, पहले कॉलम लिखो प्रॉपर्टीज़, 4 कॉलम बनाइएगा। पहले वाले में प्रॉपर्टीज़, दूसरे वाले में कंडक्टर, तीसरे वाले में इंसुलेटर और चौथे वाले में सेमी कंडक्टर लिखिएगा। प्रॉपर्टीज, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। पहले वाले में लिख लो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्रॉपर्टीज में, हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टर के बेटा सबसे क्या होगी, ज़्यादा होती है। कंडक्टर में लिखिएगा 10 टू पावर 2, 10 से घाते 2, 10 टू पावर 2 TO2, 10 टू पावर 8 साइमन पर मीटर, यस पर मीटर, यस पर एम लिखते हैं। 10 टू पावर 2 टू 10 टू पावर 8, यहाँ कंडक्टर के केस में 10 टू पावर 2 टू 10 टू पावर 8 साइमन। जो इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी होती है उसकी यूनिट हम लोग लेते हैं। ठीक, जब हम इंसुलेटर में लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत कम होगा, तो इंसुलेटर में वैल्यू होती लिखिए 10 टू पावर -8 टू 10 टू पावर -18, 10 टू पावर -8 से 10 टू पावर -18 तक होता है साइमन पर मीटर। ठीक, और सेमी कंडक्टर में क्या होगा बेटा, कंडक्टर से क्या कम, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। ठीक, तो लिखिए इसमें 10 टू पावर 5 से 10 टू पावर -6, 10 टू पावर 5 टू 10 टू पावर -6 हो गया जी। दूसरा लिखेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। अब कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे क्या होगी, कम होगी, तो लिखिएगा 10 टू पावर -2, वही जो क्या थी कंडक्टिविटी, उसी का रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा, तो 10 टू पावर -2 TO 10 टू पावर -8 ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। उसमें आपने लिखा था कंडक्टिविटी की वैल्यू 10 टू पावर माइनस कितना 8, तो यहाँ होगा 10 टू पावर +8 टू 10 टू पावर +18 ओम इंटू मीटर। 10 टू पावर +8 से लेकर 10 टू पावर 18 ओम इंटू मीटर। और वहाँ पे लिखिएगा 10 टू पावर कितना से -5 टू 10 टू पावर 6 ओम इंटू मीटर। ठीक, तीसरा अब इसको बना लो बैंड स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी लिखना बैंड स्ट्रक्चर। बैंड स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ओवरलैप दिखा देना थोड़ा सा। यहाँ पे दोनों के बीच एनर्जी गैप Eg की वैल्यू डेल्टा इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही लिख लेना जब लिखना सिर्फ लिखना, एटलीस्ट ये 2 लिख लीजिएगा। ठीक, हाँ बना लो। प्रॉपर्टी में लिखिएगा बैंड स्ट्रक्चर और इसको बना लीजिए। जल्दी करो बेटा।
थोड़ा फास्ट और पढ़िए भैया, क्योंकि इस बार 1.5 महीना लेट हुआ था स्टार्टिंग, फीस बढ़ानी पड़ेगी। बायो कंप्लीट हो जाता है ना कभी कभार उनका। आपके पास अगर टाइम हो तो बायो आगे पढ़ा देगा, क्योंकि सिलेबस मोटा होता है, बस 2 चैप्टर हो जाएगा एक हफ्ते। ज़्यादा बायो वाले खींच दे क्या? 2 हैं? चलिए हो गया बेटा। देखो एनर्जी गैप, देखो अगला पॉइंट लिखो एनर्जी गैप। वैसे हमने वहाँ बना दिया है, फिलहाल लिख लीजिए। एनर्जी गैप ईजी। जब हम लोग कंडक्टर में बात करेंगे, लिखिएगा कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड। हाँ, कंडक्टर में लिखिएगा, एनर्जी गैप लिख लेना किसमें, प्रॉपर्टी में, और कंडक्शन बैंड में लिखिएगा कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। या तो ओवरलैप होंगे या तो एक दूसरे के टच में होंगे। आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, सो ईज इक्वल टू 0। जब टच में है या ओवरलैप है तो ईजी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो ईज इक्वल टू 0। इसलिए वहाँ पे एनर्जी गैप की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है आपकी, 0 हो जाती है। सो ईज इक्वल टू 0 हो गया। एनर्जी गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाती है। ठीक, दूसरा उसमें लिखेंगे किसमें, इंसुलेटर में। यहाँ पे क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। लिख लीजिए एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज और मोस्ट ऑफ इंसुलेटर के लिए वैल्यू लगभग 10 क्या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है। -3 से ज़्यादा होता है सभी के लिए। ठीक, कॉमनली जो हम लोग रबर वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन मोस्ट क्या अप्रॉक्सीमेटली ईजी की वैल्यू जो होती है यहाँ पे, ये मोर देन 3 है ना, ईजी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो होती है ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या आता है, बराबर मिलता है। ठीक, फिलहाल डाटा जब मिलेगा मोर देन 3 के टर्म में मिलता है तो आप याद रखिएगा। ठीक, और उसमें लिख लीजिएगा सिलिकॉन जर्मेनियम लिख लिया है तो वही लिख लीजिए, सिलिकॉन का हो गया कितना, यहाँ पर लिख लो स्मॉल एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर में लिखिए स्मॉल एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक आध एडिशनल और अगर लिखना चाहो तो लिख लो। गैलियम आर्सेनियम जो होता है एलॉय, GaAs आगे लिखो .as ऐसे GaAs। ठीक, गैलियम आर्सेनिक का एलॉय होता है, इसकी होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और GaF2 गैलियम फ्लोराइड GaF2 इसके लिखिएगा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.8 बेटा। वही दो हमारे जो स्टार्टिंग है वही पूछे जाते हैं फिलहाल। अब एडिशनल कहीं घुमा दे तो बात रखते हैं। आगे लिखें करंट कैरियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए करंट कैरियर, लिखिए करंट कैरियर। कंडक्टर में क्या होंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर्स में लिखिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर में नो, और उसमें लिखिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हो गया। अगला टेम्परेचर कोफिशिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, एक तो एनर्जी गैप, दूसरा टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट यही कंट्रोवर्सी थी आप कहाँ पे लिखिएगा। कंडक्टर में पॉजिटिव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, इंसुलेटर में 0 और सेमीकंडक्टर में नेगेटिव। हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा कौन क्या होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कल टाइप्स ऑफ क्या सेमीकंडक्टर, फिर कैटेगराइज करेंगे। देखो सर आगे हैं, चलिए आप
ये बताइए हिंदी मीडियम में किसे किसे पेपर चाहिए, मतलब कितने लोग हैं?